वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निषेचन क्या होता है। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने असंगतता वाला लेके आए थे, असंगतता पूरी की थी। देखो निषेचन क्या होता है। निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक, ये आपका पुंकेसर का भाग होता है, एरिजायन का भाग होता है। नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन से बोलते हैं अपन फ्यूजन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी पादपों में नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने या जुड़ने या संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो क्या लिखोगे इसको, नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के संलयन फ्यूजन, संलयन होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मकों और मादा युग्मकों, नर युग्मकों एवं मादा युग्मकों के संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। अब देखो निषेचन के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले स्ट्रासबर्गर थे। स्ट्रासबर्गर ने 1884 में, स्ट्रासबर्गर ने 1884 में एक पादप था जिसका नाम है लीलियम पादप में सर्वप्रथम निषेचन की खोज की थी, या निषेचन के बारे में सबसे पहले बताया था। यानी निषेचन के बारे में स्ट्रासबर्गर ने लीलियम पादप में सबसे पहले बताया था। इसके बाद में अब निषेचन को अपन पढ़ेंगे। तो निषेचन को अपन पढ़ेंगे तो निषेचन की क्रिया कुछ चरणों में संपन्न होती है। अब वो कौन कौन से 4 या 5 हमारे चरण हैं वो पहले अपन लिखेंगे और उसके बाद में 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं कि जो चरण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपन लिखेंगे निषेचन की क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। निम्न चरणों में संपन्न होती है। अब वो कौन कौन से चरण हैं तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान देना। नंबर 1, सबसे पहले निषेचन में क्या होता है, पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। यानी सबसे पहले क्या होगा, पराग कोश से परागकण हैं, वो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। वर्तिकाग्र पर जाने के बाद में उनका क्या होगा, अंकुरण। अभी इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा पराग नलिका में वृद्धि, पराग नलिका में वृद्धि। पराग नलिका में वृद्धि हो जाएगी तो उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट रहेगा
पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी तो उसके बाद में अगला हमारा पॉइंट रहेगा, वो रहेगा पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, यानी पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ऐसे करके इन 4 पॉइंटों के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन की क्रिया को पढ़ेंगे। तो निषेचन की क्रिया में निम्न चरण पाया जाता है। ये चरण ये है आपके, पराग कणों का अंकुरण होना, अंकुरण के साथ ही पराग नलिका निकलेगी तो उसका निर्माण होगा। फिर पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा तो उसमें वृद्धि, फिर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, और फिर लास्ट में क्या होगा, पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश। अब भ्रूणकोश में प्रवेश होने के बाद में जो पराग नलिका के नर युग्मक होते हैं वो अंड कोशिका और सेकेंडरी सेल्स होती है द्वितीय कोशिका, उसे मिल जाएंगे, आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, निषेचन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना कि ये कोई आपका क्या है, जायांग भाग है, या आप कह सकते हैं एक अंडपी जायांग है, ये एक अंडप है इसमें, और इसके ऊपर ये आपके पराग कण है। क्या कहेंगे अपन, पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका निर्माण। अपन सबसे पहले ये कहेंगे कि पुष्प के पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र पे आते हैं, इस भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र ये क्या आपके पराग कण, ये क्या बनाई है मैंने, ये पराग नलिका, ये आपका अंडाशय, और इस भाग को अपन बोल देंगे वर्तिका। ये भाग होती है नलिकाकार भाग, वर्तिका। अंडाशय के यहाँ देखो बीजांडासन होता है, बीजांडासन के ऊपर कौन लगे होते हैं, बीजांड लगे रहते हैं। ये पराग नलिका है, आप किस में प्रवेश करती है, इस बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ऐसा सिस्टम होता है इसमें। तो पराग कण है, वो पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, और वर्तिकाग्र के ऊपर कुछ भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, रेजिन, वो होते हैं, वो पोषण के रूप में पराग कण ग्रहण करता है। ग्रहण करके क्या होता है, फूल जाता है। फूलने के बाद ये जैसे पराग कण फूलेगा, पराग कण फूल जाता है, फूलेगा तो पराग कण की संरचना में आपको बताया था कि पराग कण की संरचना में जो आंतरिक परत होती है उसे बोलते हैं अंतःचोल। वह अंतःचोल भाग है, उसमें दबाव लगने से फूलेगा तो दबाव गिरेगा, तो इसके ऊपर जनन छिद्र पाए जाते हैं पराग कण पर। तो आंतरिक भाग अंतःचोल जनन छिद्र मार्ग से पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे हमारे को पराग नलिका का निर्माण तो हो गया, लेकिन कुछ से आपके जो पराग कण होते हैं, पराग कण, यानी जब मान लो पराग कण से एक पराग नलिका निकलती है, यानी जब पराग कण से
जब पराग कण से एक पराग नलिका निकलती है तो इस प्रकार के पराग कणों को बोलते हैं एक नलिकीय। यानी जब पराग कण से एक पराग नलिका निकलती है तो उसे बोलते हैं एक नलिकीय। और जब पराग कण से एक से अधिक पराग नलिका निकलती है, एक से अधिक पराग नलिका निकलती है तो इस प्रकार के पराग कणों को कहते हैं बहुनलिकीय। नॉर्मली क्या होता है, अपन ये कहेंगे कि सामान्यतः पराग कणों से एक ही पराग नलिका निकलती है, लेकिन आपके कुल हैं। एक कुल का नाम तो है मालवेसी, एक कुल का कुकुरबिटेसी। मालवेसी और कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में पराग कणों से एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती है तो इस प्रकार के पराग कणों को क्या कहते हैं, बहुनलिकीय। बाकी नॉर्मली क्या होता है, पराग कणों से एक पराग नलिका ही निकलती है। इसके अलावा बात करते हैं इस पराग नलिका के, तो इस पराग नलिका का जो निर्माण हुआ है तो इसकी लंबाई, तो देखो पराग नलिका की लंबाई इस वर्तिका पे निर्भर करती है। यानी वृत्तिका जितनी लंबी होगी उसके हिसाब से ही या उसके आकार के अनुसार ही क्या होगी, पराग नलिका की लंबाई होगी। तो आप ये कह सकते हो कि पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है। यानी पराग नलिका है, पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पे, देखो ये है वर्तिका, इस वर्तिका की लंबाई पे ही इस पराग नलिका की लंबाई क्या करती है, निर्भर करती है। इसके अलावा एक आपका पादप है मक्का, क्या नाम है, मक्का। मक्का में जो पराग नलिका है उसकी लंबाई 450 mm यानी मिलीमीटर तक होती है। मक्का में पराग नलिका की लंबाई 450 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, 450 मिलीमीटर होती है। तो ये हुआ हमारा पराग कणों का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। यानी पराग कण अंकुरित हुए, अंकुरण के परिणाम स्वरूप अंतःचोल है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में ये किसमें, बीजांड में प्रवेश करता है। तो अब हम अगला पॉइंट है वो हमारा रहेगा, कौन सा था, अभी मैंने लिखवाया था, पराग नलिका में वृद्धि, वो देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा पराग नलिका में वृद्धि। पराग नलिका में वृद्धि निर्माण हो गया, तो पराग नलिका में वृद्धि किस प्रकार से होती है, देखो तो डायग्राम पे भी ध्यान देना। डायग्राम से आप देखोगे तो समझ में ठीक आएगा, आपको अच्छा आ जाएगा। देखना, मैं यहाँ आपका बीजांडी बना देता हूँ। ये अंड कोशिका, ये दो सहायक कोशिकाएं, बीच में भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका, ध्रुवीय या द्वितीय कोशिका, और ये निभागीय छोर के ऊपर 3 कोशिकाएं होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये इनके अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण,
ये इसका बीजांड वृंत, ये निभाग, और ये आपकी पराग नलिका ऐसे करके, और जो बीजांड द्वार होता है उस बीजांड द्वार वाले भाग से अंदर की ओर प्रवेश करे जाती है। आपको अंदर नहीं लेके जाना क्योंकि ये बीजांड में प्रवेश है, तो बीजांड में प्रवेश करवाना है यहाँ तक ही। इसके अंदर आपके 2 नर युग्मक भी होते हैं, मैं लिख देता हूँ नर युग्मक। इस भाग को क्या कहेंगे? बीजांड द्वार। ये भाग क्या होगा? निभाग। ये तीनों कोशिकाएं कौन सी होगी? प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये कौन सी होगी? ध्रुवीय कोशिका। ये कौन सी है? अंड कोशिका या एक सेल। ये 2 होती है, ये होती है आपकी सहायक कोशिका। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? अंड उपकरण। ऐसा सिस्टम होता है इसमें। पराग नलिका की वृद्धि, तो पराग नलिका की वृद्धि की बात करें तो पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में से होकर, ये वर्तिकाग्र में से कोई बता रही है ना, तो पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में से होकर बीजांड की ओर होती है। पहली बात तो ये है, यानी जो आपकी जो पराग नलिका है, पराग नलिका किधर से? वर्तिका से होकर किधर वृद्धि करती है? बीजांड की ओर वृद्धि करती है। यानी पराग नलिका है वो किधर से जाएगी? वर्तिका से होकर बीजांड की ओर गति करती है। इसके बाद में पराग नलिका है, इस पराग नलिका की जो वृद्धि है उस वृद्धि को वृद्धि कराने वाले कुछ रसायनवर्ती कारक पाए जाते हैं। यानी पराग नलिका की वृद्धि में सहायक जो रसायनवर्ती कारक हैं वो कहाँ होते हैं? वो देखो आपका ये भाग है वर्तिका, तो वर्तिका भाग में, और ये पूरा भाग इसको बोलते हैं अंडाशय में, और इस भाग को बोलते हैं बीजांड। तो मैं ये कहूँगा कि वर्तिका, अंडाशय और बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि में सहायक रसायन वृत्ति कारक पाए जाते हैं। क्या नाम बोला मैंने? पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होते हैं रसायन वर्ती कारक। ये कारक आपको कहाँ मिलेंगे? ये कारक वर्तिका, अंडाशय और बीजांड में पाए जाते हैं। यानी पराग नलिका की वृद्धि में सहायक रसायनवर्ती कारक हैं वो इन तीनों में वर्तिका, अंडाशय और बीजांड में पाए जाते हैं, जिसके कारण पराग नलिका नीचे की ओर या बीजांड की ओर क्या करती है? वृद्धि करती है। अब देखो जो पराग नलिका की वृद्धि है, पराग नलिका की वृद्धि रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। यानी पराग नलिका आपकी, पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार की है? रसायन अनुवर्ती प्रकार की होती है। यानी जो पराग नलिका है उसकी वृद्धि या गति किस प्रकार की होती है? रसायन अनुवर्ती प्रकार की इनकी वृद्धि पाई जाती है। अब इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो अधिकतर पादप होते हैं, अधिकतर पादपों में ये जो पराग नलिका है ये क्या होती है? ठोस होती है। या पराग नलिका नहीं, वर्तिका क्या होती है? ठोस होती है। अधिकतर पादपों में जो वर्तिका है वो ठोस होती है। देखो मैं चित्र बनाता हूँ एक, ये डायग्राम आपका, तो ये वर्तिका भाग है, वर्तिका। तो अधिकतर पादपों में वर्तिका ठोस होती है। अब आप बताओ जब ठोस होगी तो ऊपर जब पराग कण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाएगा तो वो ठोस होगा तो नीचे कैसे आ पाएगा?
या किस प्रकार से पराग नलिका नीचे की ओर आएगी, वर्धित रहेगी। तो होता क्या है, जो ठोस जिन पेड़ पौधों में या जिन पुष्प में वर्तिका ठोस या बंद होती है, उनमें इन वर्तिका के मध्य ऊतकों को काटने के लिए एक एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है। ये पेक्टिनेज एंजाइम वर्तिका के मध्य ऊतकों को काट देता है या अपघटित कर देता है, या फिर जो आपकी पराग नलिका होती है वो उसी मार्ग से नीचे की ओर वृद्धि कर जाती है। पेक्टिनेज एंजाइम होता है, ये काम करता है। इसके अलावा आपका दो पादप हैं, एक तो राइबीज और लीलियम। दो पादप हैं, मैं नाम लिखता हूँ, राइबीज, एक का नाम है लीलियम। लीलियम, इन पादपों में वर्तिका क्या होती है, खोखली होती है। वर्तिका खोखली होती है, यानी राइबीज और लीलियम जैसे कुछ पादपों में वर्तिका खोखली होती है। ऐसी वर्तिका के अंदर श्लेष्मिका पदार्थ पाया जाता है। श्लेष्मिका या श्लेष्म पदार्थ पाया जाता है। ये श्लेष्म पदार्थ ही पराग नलिका की इस वर्तिका में वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। यानी राइबीज और लीलियम पादपों में वर्तिका खोखली होती है, उसमें श्लेष्मिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये श्लेष्मिक पदार्थ पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो ये बीजांड है, बीजांड के अंदर देखो अंड कोशिका के दोनों तरफ साई कोशिका पाई जाती है। इन साई कोशिकाओं में फिलीफॉर्म समुच्चय या एपरेटस होते हैं। उन फिलीफॉर्म समुच्चय में रसायन होते हैं। वो रसायन पराग नलिका को वृद्धि कराने के लिए प्रेरित करते हैं या पराग नलिका को वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा दो पादप हैं, आइनोथेरा और पिटूनिया। एक का नाम तो है आइनोथेरा, एक का नाम है पिटूनिया। यानी कुछ पादपों की बात करें, आइनोथेरा और पिटूनिया में क्या होता है, पराग नलिका वृद्धि कैसे करेगी। तो पराग नलिका वृद्धि क्या करेगी कि वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग के अंदर जो कोशिकाएं होती है, यहाँ कोशिकाएं, ये कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। यानी कुछ पादप जैसे आइनोथेरा और पिटूनिया में वर्तिका की कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। और उन अंतराकोशिकीय स्थानों में से होकर पराग नलिका क्या करती है, वृद्धि करती है। देखो मैंने तीन बातें बताई यहाँ पे। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है, वर्तिका ठोस होती है। तो ठोस वाले में पेक्टिनेज एंजाइम होता है जो वर्तिका के ऊतकों को क्या करता है, काटता है। उस जो कटा हुआ मार्ग वहाँ से पराग नलिका क्या करेगी, आपकी वृद्धि करेगी नीचे की ओर। फिर मैंने बताया कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जैसे राइबीज और लीलियम, उनमें वर्तिका खोखली होती है और उस वर्तिका के अंदर श्लेष्मिक पदार्थ पाए जाते हैं। उस खोखले भाग से वर्तिका के खोखले भाग से पराग नलिका वृद्धि करेगी और श्लेष्मिक जो पदार्थ हैं वो पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होते हैं। कुछ पादप जैसे आइनोथेरा पिटूनिया हैं, उनके अंदर क्या होता है, परावर्तिका की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। उन अंतराकोशिकीय स्थान में से होकर पराग नलिका क्या करती है, वृद्धि करती है। तो इसी के साथ ही ये हमारा जो दूसरा पॉइंट था निषेचन के चरणों में पराग नलिका में वृद्धि, वो क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट है वो रहेगा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीसरा पॉइंट है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो ध्यान देना, पराग नलिका का, ये पराग नलिका रही, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश है वो तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से,
3 प्रकार से पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश है वो 3 टाइप या 3 प्रकार से होता है। 3 कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखना। 3 प्रकार से। नंबर एक है कि पराग नलिका है, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार में से होकर बीजांड में प्रवेश करेगी। तो पहला प्रकार हो जाएगा बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश या इसे बोलते हैं पोरोगेमी। क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। दूसरा प्रवेश है वो है ये पराग नलिका, इसको बोलते हैं निभाग। इस निभाग वाले भाग से डायरेक्ट निभाग वाले भाग से प्रवेश करेगी तो इसे बोलेंगे निभागी प्रवेश। निभागी या निभागीय प्रवेश। क्या बोलते हैं? निभागीय प्रवेश। ऐसे बोल देते हैं चेलेजोगेमी। चेलेजोगेमी। तीसरा है वो रहेगा ये पराग नलिका, ये जो अध्यावरण है बाह्य अध्यावरण आंतरिक अध्यावरण इनमें से होकर प्रवेश करेगी तो इसे बोल देते हैं अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश को बोल देते हैं मीजोगेमी। मीजोगेमी। इस प्रकार से पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होता है या 3 रास्तों से होकर होता है। नंबर 1 बीजांड द्वार से होगा तो बीजांड द्वारीय प्रवेश। निभागीय सिरे से होगा तो निभागीय प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश में अध्यावरणी भाग से होगा या अध्यावरणी क्षेत्र से होगा तो अध्यावरणी प्रवेश होता है। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश में देखना, मैं डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। क्या होता है? अधिकतर पादपों में बीजांड द्वारीय प्रवेश ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है देखो, ऐसा सा डायग्राम होता है। ये आपकी अंडकोशिका, ये आपकी सहाय कोशिका, ये ध्रुवीय कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, और ये आपके अध्यावरण आंतरिक अध्यावरण, ये आपका बाह्य अध्यावरण, ये आपका बीजांड वृंत, और ये आपकी क्या है? ये है आपकी पराग नलिका। क्या है? पराग नलिका। तो ये पराग नलिका है वो किधर से? इस भाग से अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, तो ये है आपका बीजांड द्वारीय प्रवेश। ये अधिकतर पादपों में पाया जाता है। इसके बाद में जो आगे के 2 प्रकार रह गए हमारे निभागीय प्रवेश और अध्यावरणी प्रवेश, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।